Aastha and I am here with another conceptual video which will definitely help you a lot. Before starting the video, I hope you guys are safe and studying really hard. So in this video, we will be studying about the Schedule 3 format, which is I think the most important chapter and also a most tricky chapter for your exam. That's why I'm there for your rescue. So without wasting any further time, let's start the video. And I'll suggest you to write along with me because it will really help you a lot to remember the format, because ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में लिखना है and it's mandatory that you follow the format because Companies Act में एक स्पेशल फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए in order to promote more transparency और ताकि विंडो ड्रेसिंग कम हो बुक्स का, बिकॉज इन्वेस्टर्स पास इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में एज यू नो राइट। और एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए ये फॉर्मेट लाया गया। आप देखोगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में या किसी भी और जो सेपरेट लीगल एंटिटी जिसका नहीं होता है लाइक पार्टनरशिप फॉर्म, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। इट्स जस्ट टी शेप्ड, जिसमें सिर्फ आपको बताया हुआ रहता है कि असेट इस साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा। बट शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट फॉर्मेट में कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली आपको लाइन बाय लाइन आइटम दिया हुआ है एंड यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। सो अगर आप इसमें साथ लिखोगे तो आपका एक बार तो लिखा हुआ हो जाएगा, और हो सकता है आपको कुछ कुछ चीज़ें भी ना समझ में आए या कुछ ट्रिकी लगे, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल, बट दिस इज़ नॉट वेरी टफ। आप अच्छे से समझोगे चीज़ को तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प होगा। सो लेट्स गो स्टार्ट विद द फॉर्मेट। सो सबसे पहले व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको हेडिंग में क्या लिखना है। तो एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कि बैलेंस शीट तो आप लिखोगे ही, बिकॉज आप जो भी बनाते हो जैसे जर्नल एंट्रीज करते हो तो जर्नल लिखते हो राइट, लेजर में तो लेजर का नाम लिखते हो तो बैलेंस शीट है वो लिखना पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एज एट लिखना है, लाइक इट इज़ ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इट्स नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो दैट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बट इन केस ऑफ बैलेंस शीट दैट्स फॉर अ पर्टिकुलर डेट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर मार्क्स होता है और गलती से आप मिस्टेक ना करो, इसलिए आई एम स्टेटिंग दैट कि आपको यहाँ पे एज एट लिखना है, ठीक है। सो ये टी शेप फॉर्मेट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ वर्टिकल बैलेंस शीट। को पर्टिकुलर्स लिखना है, अमाउंट लिखना है, अमाउंट लिखना है। फिर आप सोच रहे होगे कि 2 कॉलम क्यों है यहाँ पे, बिकॉज आप अमाउंट का एक कॉलम में लिख सकते हो, बट कंपनीज एक्ट स्पेशली रिक्वायर करता है कंपनीज़ को कि अगर आपका कंपनी का पहले से मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ है, प्रीवियस ईयर में था, तो आप प्रीवियस ईयर का फिगर आप यहाँ पे लिखो, मतलब जो भी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है। आई विल गो वन बाय वन विद द फॉर्मेट लाइन बाय लाइन, लेकिन प्रीवियस ईयर का आप यहाँ पे लिखो। तो दिस इज़ प्रीवियस ईयर राइट, एंड दिस इज़ योर करंट ईयर। तो करंट ईयर में जो हुआ वो आप यहाँ पे लिखोगे और प्रीवियस ईयर में जो हुआ आप यहाँ पे लिखोगे। तो आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन द करंट ईयर बिकॉज प्रीवियस ईयर में तो ऐसा आता नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन, बट दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। सो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट जाता है और यहाँ पे करंट ईयर का अमाउंट जाता है। ओके, आई थिंक दैट्स क्लियर अप टिल नाउ। हम लोग एक एक करके लाइन आइटम देखेंगे कि क्या क्या होता है, एंड प्लीज़ रियली पे अटेंशन बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है बिकॉज द टर्म्स आर न्यू, बट आप ये सब चीज़ सुने होंगे और बहुत ईजी है, सो इट्स नॉट लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है विथ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सो ये आपका सबसे पहला होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम लोग टी शेप बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग इक्विटी लिखते हैं, लाइबिलिटी लिखते हैं राइट, एक साइड, और एक साइड एसेट लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी एक साथ आता है। इक्विटी लाइबिलिटी का बहुत सारा सब क्लासिफिकेशन है, उसके बाद एसेट आता है। तो अभी हम लोग 5-10 मिनट के लिए सिर्फ इक्विटी और लाइबिलिटी पर फोकस करेंगे। सो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। अब कंपनी है, जैसे मैंने बताया था कि कंपनी मार्केट से पैसा रेज़ करेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा, जैसे भी वो पैसा रेज़ कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स से, शेयर होल्डर्स फंड इज़ द प्राइमा फेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सबसे ऊपर आता है। अब टी शेप बैलेंस शीट में भी सबसे पहले इक्विटी लिखते हो तो वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बिकॉज इट्स इन्वेस्टर्स मनी राइट। तो सबसे ऊपर आपका शेयर होल्डर्स फंड आएगा। शेयर होल्डर्स फंड में आपका शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आते हैं, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि ये सारा टर्म्स क्या क्या होता है।
तो शेयर होल्डर्स फंड में आपका सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल क्या होता है कि आप जो पैसा मार्केट से रेस कर रहे हो वो आपका शेयर कैपिटल है। इसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। आप जब आप शायद ऑब्वियसली वो शेयर होल्डर्स वाला चैप्टर पढ़ चुके होंगे, जब कंपनी इशू करता है तो कैसा एंट्री होता है। तो उस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि फॉर फीचर वगैरह के केस में कैसे नोट्स बनाते हैं, वो सब बात का बात है। आप जनरल ये समझो कि शेयर कैपिटल में आपका जो कैपिटल है, आपने जितना इन्वेस्टर से पैसा रेस किया है वो आपका आएगा। इट कैन बी इक्विटी शेयर होल्डर, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बट रिमेंबर इसमें डिबेंचर्स वाला नहीं आएगा। डिबेंचर होल्डर्स, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स ना ओनर नहीं होता है कंपनी का। एक्चुअल ओनर आपका होता है शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये लोग क्या होता है, आपका एक्चुअल ओनर्स होता है कंपनी में, बिकॉज इन लोगों का वोटिंग राइट्स होता है। आजकल डिवेंचर होल्डर्स के पास भी होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, लेकिन प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो डिवेंचर्स आपका यहाँ पे नहीं आता। आई स्टेट की डिवेंचर्स कहाँ पे आता है, लेकिन ये बात याद रखना कि डिवेंचर शेयर कैपिटल में नहीं आता। इट्स ऑल्सो अ फॉर्म टू रेज मनी। अब आप एक बात बताओ, आप लोन रेज करोगे, लोन को आप शेयर कैपिटल में लिखोगे क्या? तो इट्स लाइक दैट, डिवेंचर आपके लिए लोन होता है, काइंड ऑफ अ बोरोइंग होता है, तो वो शेयर कैपिटल में नहीं आएगा, राइट। उसके बाद आपका है रिजर्व इन सरप्लस। तो रिजर्व इन सरप्लस में आपका क्या आता है कि आपका जो रिजर्व में है, आपके जो प्रॉफिट आपने कमाया है इन फॉर्म ऑफ, इट कैन बी कैपिटल रिजर्व, इट कैन बी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जब आप शेयर्स प्रीमियम पे रेस कर रहे हो तो इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, जब आप अपने असेट्स को रिवैल्यू करते हो, इट कैन बी इन दैट फॉर्म। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है। अगर पूछेगा एग्ज़ाम में तो आपको उतना नहीं जाना है डिटेल में, आप फ्यूचर में पढ़ोगे ये सब चीज़, बट दैट्स नॉट फॉर क्लास 12th। तो डिबेंचर आपका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आता है। जो भी टाइप का रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जो प्रॉफिट है वो ऐड होगा। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनकम, राइट। तो आपका लॉस है, तो लॉस होगा तो वो आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन जाएगा यहीं पे, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। थर्ड आता है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है कि कंपनी इशू करता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आप बाद में, आपको कंपनी एंटाइटल करता है कि आप बाद में उसको शेयर्स में इशू कन्वर्ट कर सकते हो। तो तो उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अगर कंपनी कहीं पे भी शेयर वारंट इशू करता है तो वो यहाँ पे जाता है, बिकॉज इट्स नॉट शेयर तो इशू करेगा तो वो डायरेक्टली शेयर कैपिटल में फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन प्राइमा फेसी जब वो शेयर वारंट इशू करता है तो शेयर वारंट आपका यहाँ पे जाएगा, राइट। ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, बस आप याद रख लो कि शेयर वारंट क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंटाइटल करता है जो उस पर जो भी होल्ड कर रहा है उसको, कि वो बाद में शेयर्स ले सकता है कंपनी से इफ़ ही डिज़ायर्स। तो वो होता है आपका शेयर वारंट। आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद आता है आपका मनी रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सो इस केस में क्या होता है कि आप अगर इसको ब्रेक करो तो शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी हम लोग रेस करते हैं जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, बट अलॉटमेंट इज़ पेंडिंग। जब भी कंपनी हमेशा क्या करता है, आपने पढ़ा होगा शेयर्स वाले चैप्टर में कि कंपनी पहले क्या करता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है, राइट। जब वो अपना लिस्ट करवाता है या FPO करता है तो वो क्या करता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है लिस्ट कराने के बाद। उसके बाद वो देखता है कि वो ओवर अलॉटमेंट है, अंडर अलॉटमेंट है, उस हिसाब से वो अलॉट करता है। ओवर अलॉटमेंट होता है तो प्रपोर्शनेटली अलॉट किया जाता है, राइट। तो आप कंपनी, इस केस में क्या हो रहा है कि कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी तो मिल गया, बट जस्ट अलॉटमेंट इज पेंडिंग। सिंस इट्स अलॉटमेंट इज पेंडिंग तो वो शेयर कैपिटल में नहीं जा सकता। इट्स नॉट कि कंपनी अपना शेयर्स दे दिया है शेयर होल्डर्स को। तो टेम्पररीली क्या होता है बहुत बार कि जैसे कंपनी अपना ये शेयर कैपिटल ये जो रेस किया, ये आपका मार्च एंड में रेस किया। मार्च एंड में जनरली सारी कंपनी का बुक्स क्लोज होता है, जनरली क्या होता ही है, राइट। या हो सकता है कि कंपनी हाफ ईयरली बुक्स बनाता है, क्वार्टरली बुक्स बनाता है। तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट डेट पे कंपनी उस पीरियड पे अपना शेयर्स इशू किया। सपोज़ 31 मार्च को कंपनी अपने बुक्स बंद करता है, तो सपोज़ कि मार्च के मिडल में वो अपना शेयर्स इशू किया, अलॉटमेंट मिला, लेकिन 2-3 दिन में बुक्स बंद हो गया और वो अलॉट ही नहीं कर पाया जब तक बैलेंस शीट बना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन मैंने जो रिसीव हुआ है बट जस्ट अलॉटमेंट इज पेंडिंग, उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा,
एज सिंपल एज दैट। कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है, आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी एग्ज़ाम में आता नहीं है, बट यू शुड नो, लाइक रिमेंबर, बिकॉज आने को कुछ भी आ सकता है। तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे आएगा। आई थिंक दैट्स क्लियर अप टिल नाउ। उसके बाद हम लोग का शेयर कैपिटल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। सॉरी, ओके। सो हम लोग उसके बाद आएंगे नॉन करंट लाइबिलिटी में। नॉन करंट लाइबिलिटी आपको मैंने पहले भी बताया था कि लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन होता है। बेसिक क्लासिफिकेशन होता है कि आपका वो करंट लाइबिलिटी हो सकता है या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी हो सकता है। करंट लाइबिलिटी जनरली होता है जिसका 12 महीने के लिए होता है इन जनरल, डिपेंड्स अपॉन द इट्स ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन अगर इन जनरल अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया हुआ है तो हम 12 मंथ्स मानते हैं, और 12 मंथ्स तक कुछ भी लाइबिलिटी है तो वो करंट लाइबिलिटी है, और 12 मंथ से ज़्यादा अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। एक नॉर्मल एक लेमैन टर्म में अगर बोला जाए तो आपके नॉन करंट लाइबिलिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है, आप खुद सोचो। सॉरी, हाँ, तो नॉन करंट लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब क्या हुआ है कि अगर कंपनी बोरो कर है, सपोज कोई लोन लिया है और 5 ईयर्स के लिए है उसका पीरियड उसके रिपेमेंट का, तो वो शॉर्ट टर्म तो नहीं होगा बिकॉज इट्स मोर देन 12 मंथ्स। तो कोई भी ऐसा लोन हुआ, ठीक है, या आपका डिबेंचर हुआ, डिबेंचर्स हमेशा यहीं पे जाता है, लोन हुआ जो आपका ग्रेटर देन 12 मंथ्स है, ठीक है, डिबेंचर हुआ एक्सेट्रा, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे जाता है। उसी तरीके से उसके बाद है आपका डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी दो जगह जाता है, एक तो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा, हम लोग फिर नेक्स्ट शीट में पढ़ेंगे कि वो आपका नॉन करंट एसेट में भी आता है, लेकिन होगा एक ही, या तो आपका डिफर्ड टैक्स एसेट होगा तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा। सो बेसिकली डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता क्या है कि हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आता है अमाउंट, जैसे आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, तो उसमें जो प्रॉफिट आता है, जो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है वो जनरली डिफरेंट होता है, बिकॉज टैक्स का प्रोविजन बहुत डिफरेंट होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है जो डिसअलाउड होता है, इवन डिप्रिसिएशन का रेट अलग होता है। लाइक जब हम लोग कंप्यूटर को डिप्रिशिएट करते हैं तो उसका रेट 40% है इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन बुक्स में हार्डली 15-20% किया जाता है। तो बुक्स का डिप्रिसिएशन अलग है, इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन अलग है। अब समझ रहे हो ना कि तो एक्सपेंस का अगर अमाउंट ही अलग है तो फिर से प्रॉफिट भी अलग आएगा। तो उसके कारण क्या होता है, आपका डिफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट होता है। तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, जस्ट आपको ये अमाउंट दिया हुआ रहेगा, अगर दिया है तो आपको यहाँ पे डालना, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में आएगा। बस याद रखना कि नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है, बिकॉज इसको लॉन्ग करंट लाइबिलिटी में डालते हैं, इसको करंट लाइबिलिटी में नहीं डालते, बस आपको ये चीज़ याद रखना है। तो ये हो गया हमारा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो गया, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वन सेक, हाँ, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग पढ़ लिया, हमने डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पढ़ लिया, और लास्ट होता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न होता है मतलब जो आप कोई भी प्रोविज़न कंपनी बना रहा है वो लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे एम्प्लॉय का ग्रेचुइटी, तो इसमें बेसिकली जो एम्प्लॉय का ग्रेचुइटी का प्रोविज़न होता है वो यहाँ पे आता है, जो लॉन्ग टर्म पीरियड का होता है, मतलब आपका ग्रेटर देन 12 मंथ्स, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए जनरली 10-10 साल का ग्रेचुइटी का प्रोविज़न किया जाता है, तो वो यहाँ पे आएगा। आपको दिया हुआ रहेगा कि वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। अब प्रोविज़न का मतलब तो समझ रहे होगे कि प्रोविज़न का मतलब होता है कि कुछ भी हम लोग सेट असाइड करते हैं कि चलो फ्यूचर में ये एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से एस्टिमेट करते हैं कि बहुत लमसम एक्सपेंस होगा, तो धीरे धीरे प्रोविज़न करते जाए ताकि कंपनी को एक बार में झटका ना लगे कि इतना बड़ा अमाउंट एक बार में पे करना पड़ा। तो वो होता है आपका प्रोविज़न। प्रोविज़न शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कोई एक्सपेंस पे करने के लिए कि नेक्स्ट ईयर ही पे करना है, जैसे बैड डेट, लेकिन बैड डेट को हम लोग आपका आएगा शॉर्ट टर्म में, और आपका लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आएगा, जैसे एम्प्लॉय ग्रेचुइटी हुआ एक एग्जांपल, ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा कि प्रोविज़न है और इसका जो पेबल का टाइम है वो 3 इयर्स 4 इयर्स है, तो 4 इयर्स है तो आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, नहीं तो आपको शॉर्ट टर्म में डालना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी बचा वो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। अगर वो जो भी एक्सपेंस है या कोई लाइबिलिटी है वो पेबल है,
उसका टाइम पीरियड ग्रेटर देन 12 मंथ्स है। अगर वो लेस देन है तो वो अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। और अगर उसका पेबल का टाइम पीरियड ग्रेटर देन 12 मंथ्स है तो आपका वो नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। आपके करंट लाइबिलिटी में आपका आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पढ़ा था, राइट। नॉन करंट लाइबिलिटी में नीचे आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा जब आप छोटे टाइम के लिए लोन लिया, आप कैश डिपॉजिट, कैश क्रेडिट लोग बैंक से लेता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है। फिर आपका ट्रेड पेबल आया। ट्रेड पेबल आपको पता ही है कि ट्रेड पेबल फैंसी नेम है आपके क्रेडिटर के लिए, हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं, उसका ही फैंसी नेम है ट्रेड पेबल। टर्म यही यूज़ किया है तो आपको यही एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर मत लिखना, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा। तो आपका ट्रेड पेबल यहाँ पे आएगा और आपका नॉन करंट लाइबिलिटी यहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे आएगा। अब इसका ये जो टोटल आता है पूरा ए का, मतलब आपका क्या क्या गया, शेयर होल्डर्स फंड आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी आ गया, करंट लाइबिलिटी के तीनों का मिला के, और मनी रिजर्व शेयर वारंट आ गया। 4 चीज़ हो गया, देखो 4 चीज़ है। तो इस टोटल का मिला के इसको ए बोलेंगे, बिकॉज हमने ए में क्या लिखा था, इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखा था, ठीक है। तो उस चारों चीज़ को मिला के आपका यहाँ पे टोटल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सारा का बैलेंसेस लिखते जाएंगे जैसे जैसे भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, और उसको हम लोग ऐड टोटल करते जाएंगे, राइट। आई होप लाइबिलिटी साइड हो गया है, हमने शेयर कैपिटल देख लिया, हमने लाइबिलिटी देख लिया। अब हमारा क्या बचा, असेट बचा। तो हम लोग असेट वाले शीट में चलते हैं, वन सेक, राइट। अब असेट वाले में जैसे हमने लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन किया कैसा, कि आपका नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, वैसे ही नॉन करंट असेट होता है और करंट असेट होता है। उसके बाद ये सबका फर्दर क्लासिफिकेशन है। बेसिक क्लासिफिकेशन आपका नॉन करंट और करंट ही होता है। नॉन करंट हमेशा पहले आएगा, फिर करंट आएगा। प्रायोरिटी वैसे दिया गया है कि जो लॉन्ग टर्म पेबल है या लॉन्ग टर्म असेट है उसको पहले दिखाया जाए एज़ कम्पेयर टू जो शॉर्ट टर्म असेट है, राइट। तो नॉन करंट असेट में आपको सबसे पहले आता है फिक्स असेट। तो फिक्स असेट सबसे पहले आता है, फिक्स असेट का 4 है, ठीक है। तो उसमें आता है आपका टैंजिबल फिक्स असेट, इनटैंजिबल फिक्स असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अब टैंजिबल फिक्स असेट तो समझ ही गए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी टैंजिबल होता है। इनटैंजिबल का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जो इनटैंजिबल नेचर का है, राइट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हुआ कि जैसे आपका कोई भी आप प्रॉपर्टी समझो कि आप डेवलप कर रहे हैं, या कोई भी कंपनी अपना कोई प्लांट डेवलप करा रहा है, फैक्ट्री डेवलप करा रहा है, तो उसको डेवलप होने में टाइम लगता है 2-3 साल। तो जैसे जैसे जो भी कैपिटल है उसका जो डेवलपमेंट होता है, जब तक वो आपका फिक्स असेट नहीं बन जाता, उसको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है आपका इनटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। इनटैंजिबल असेट मतलब डेवलपमेंट का क्या हुआ कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर कोई कंपनी बना रहा है, राइट, तो वो एक दिन में तो नहीं बनता है ना, इट टेक्स टाइम, तो उसको हम लोग इनटैंजिबल असेट डेवलप करेंगे। तो ये बेसिकली आपका फिक्स असेट के लिए, अगर फिक्स असेट डेवलपमेंट में है, सॉरी टैंजिबल फिक्स असेट डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे आएगा। और अगर इनटैंजिबल असेट डेवलपमेंट में है तो आपका इनटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट आएगा, राइट। तो टैंजिबल फिक्स असेट आया, इनटैंजिबल जैसे हम लोग फिक्स असेट को क्लासीफाई करते हैं, और ये दोनों बस उसका वर्क इन प्रोग्रेस है कि बन रहा है, टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेगा। और कंपनी तो हर साल हम लोगों को क्लोज करना पड़ता है ना, कंपनी नहीं, बुक्स हर साल क्लोज करना पड़ता है ना। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा अगर जो आपका फिक्स असेट के लिए, टैंजिबल फिक्स असेट के लिए। इनटैंजिबल असेट के लिए अगर डेवलपमेंट में है तो आता है इनटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। आपको ये सब नाम याद रखना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाम पे ही मार्क्स है और प्लेसमेंट पे मार्क्स है। आप 1-2 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो नॉन करंट असेट में हमने पहला देख लिया फिक्स असेट। सेकेंड आपका आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करता है जिसका जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, मानो हम लोग फिक्स डिपॉजिट करता है या कंपनी फिक्स डिपॉजिट करता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप उसको करंट असेट में तो नहीं दिखाओगे ना, दैट इज़ अ नॉन करंट असेट फॉर द कंपनी। तो आपको उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखना पड़ेगा। आपको स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा कि उसका पीरियड क्या है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। बेसिकली अगर ये लेस देन 12 मंथ्स है ये, तब अगर ग्रेटर देन 12 मंथ्स है तो तभी यहाँ पे आएगा। अगर वो लेस देन 12 मंथ्स है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, करंट असेट में, ठीक है। आपको बस सेम ही है दोनों का फॉर्मेट, आप करंट और नॉन करंट को साथ में देखते जाओ तो आपको ईजी है। देखो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट आया,
बिकॉज देखो फिक्स असेट का कोई करंट नॉन करंट नहीं होता, फिक्स असेट इज फिक्स असेट, उसका 4 क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 12 महीने से कम का है तो वो आपका यहाँ पे जाएगा, अगर लेस है 12 मंथ्स, और अगर ग्रेटर देन 12 मंथ्स है तो ऊपर जाएगा। आपको बस क्लासिफिकेशन और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद थर्ड, जैसे मैंने बताया था वहाँ पे डिफर टैक्स असेट याद है आपको नॉन करंट लाइबिलिटी में, तो यहाँ पे डिफर टैक्स लाइबिलिटी में डिफर टैक्स लाइबिलिटी बताया था, यहाँ पे डिफर टैक्स असेट होगा, असेट है तो असेट सेट जाएगा, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी सेट जाएगा। बस आपको याद रखना कि ये नॉन करंट पार्ट में जाएगा, ये करंट पार्ट में नहीं जाता है। ओके, फेयर इनफ। उसके बाद फोर्थ में आपका आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ऐसा कोई कंपनी अगर किसी को लोन्स एडवांस दिए, लंबे पीरियड के लिए कोई लोन एडवांस दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे आएगा। अगर वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है तो वो यहाँ पे आएगा। और आपका अदर नॉन करंट असेट, अगर इसके अलावा कोई भी अदर असेट है जिसका पीरियड, रिसीव करने का पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा का है, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और वैसे ही आपका अदर करंट असेट है जिसका अगर रिसीव करने का पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपका क्या क्या बचा करंट असेट में, हमने करंट इन्वेस्टमेंट देख लिया, इन्वेंट्री बचा, ट्रेड पेबल बचा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा। तो इन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आपका इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हुआ आपका, फिक्सचर्स हुआ आपका, आपका स्पेयर पार्ट्स वगैरह, तो वो सब यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल आ गया, WIP आ गया, फिर जो है फिक्स गुड्स आ गया, तो ये सब आपका यहाँ पे आएगा, क्वेश्चंस में स्पेसिफाइड रहेगा। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल, जैसे हमने ट्रेड पेबल देखा था, ट्रेड रिसीवेबल फैंसी नेम फॉर डेटर। और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश आ गया आपका यहाँ पे, और कैश इक्विवेलेंट क्या हो सकता है आप ही बताओ, बैंक बैलेंस, राइट, या कोई भी आपका बहुत शॉर्ट टर्म कोई अगर डिपॉजिट है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो वो आपका आएगा। बेसिकली कैश और बैंक यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हमने पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया, और फिर यहाँ पे बस क्या होता है फाइनली एंड में हम लोग यहाँ पे टोटल करके लिख देते हैं दोनों पार्ट। तो हमने पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ लिया, और आपको बस लॉजिकली आपको याद रखना है कि 1 सेक, हाँ, आपको बस लॉजिकली याद रखना है कि आपका सबसे पहला आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड आता है, उसके बाद आपका लाइबिलिटी आता है, लाइबिलिटी में आता है करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। फिर असेट आता है, असेट में आता है आपका नॉन करंट असेट और करंट असेट। बस आपको इतना याद रखना है, और अंदर का जो है आप उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए क्लियर करने के लिए कि कौन सी चीज़ में क्या जा रहा है, और टर्म्स आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, राइट, कि कौन सा टर्म्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है, बिकॉज बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है बहुत जगह, और आपको कुछ कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जो टर्म्स है उसको आपको एकदम प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आई लव टू सॉल्व योर क्वेरीज, यू कैन मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई और चैप्टर का रिक्वेस्ट है जो आपको इशू होता है पढ़ने में, बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग, सो अगर आपका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, सो यू कैन लाइक मेल मी, आई विल गिव माई मेल ID इवन, और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। आई विल लव टू मेक वीडियो फॉर यू। सो कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।